आज का टॉपिक है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अभी यहाँ पे अपॉइंट किया गया जिनका नाम है राजीव कुमार। तो आइए डिटेल में हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रेजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बात की जा रही है, अभी रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपॉइंट किया गया राजीव कुमार को एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। और इनके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया, डैट इज सुशील चंद्र को यहाँ पे रिप्लेस किया गया। अब हम डिटेल में जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये बॉडी एडमिनिस्टर करती है जो इलेक्शंस रहते हैं, स्पेशली पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज आ जाती है हमारी कंट्री में। उसी के साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब एक और बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस रहते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके अंडर सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे पार्ट 15 में जो बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 15 डील करता है कि क्या क्या इलेक्शंस होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, इस्टेब्लिशेस अगर कमीशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है कमीशन के अंडर आती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनवरी 1950 में। स्पेशली 25 जनवरी 1950 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, टेन्योर क्या है, एलिजिबिलिटी एंड कमिश्नर एंड उसके जो मेंबर रहते हैं, ये सारी आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। आर्टिकल 324 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ओरिजिनली अगर देखिए इस कमीशन में ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर थे, बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जब आया उसमें इसकी जो मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। यहाँ पे जो टेन्योर रहता है वो फिक्स रहता है 6 ईयर्स का या अप टू 65 ईयर्स। उसके अलावा यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको रिमूव किया जाता है। सेम प्रोसेस रहता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं पार्लियामेंट के द्वारा जो रिमूवल किया जाता है, वैसा इनका क्या है, रिमूवल किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं पार्ट 15 के बारे में। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ये डील करता है सारे आर्टिकल से। आर्टिकल 324 जो है ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, सुप्रिटेंडेंट जो डायरेक्शंस रहती है कैसे कंट्रोल करना है इलेक्शंस को, तो ये इलेक्शन कमिश्नर के हाथ ये सारी पावर रहती है। आर्टिकल 325 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है स्पेशल इलेक्टोरल जो रोल रहता है, स्पेशली कोई भी मतलब कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, क्लियर, तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्पेशली जो इलेक्टोरल रोल रहता है। आर्टिकल 326 की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो स्टेट्स में होती हैं, तो एडल्ट सरफेज के हिसाब से यहाँ पे जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। एडल्ट सरफेज का मतलब है कि 18 ईयर या 18 ईयर से अबव जो पर्सन है वो उसको वोटिंग का अधिकार है। आर्टिकल 327 की बात करें तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो प्रोविजंस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू दी लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 की हम लोग बात करें तो लेजिस्लेचर जो रहते हैं स्टेट के, ठीक है, तो ये पावर आर्टिकल 327 तो किसकी पावर है, पार्लियामेंट के हाथ जो पावर है। आर्टिकल 328 जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है कि वो प्रोविजंस यहाँ पे जो है बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में स्टेटमेंट जो है ऑपोजिट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 329 की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रोल मैटर्स हैं वहाँ पे जो इंटरफेस रहता है कोर्ट का, क्लियर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 329 में रखी गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे ओरिजिनली देखें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो ये बॉडी थी ओनली वन मेंबर था, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे। फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया, इनके मेंबर्स की जो संख्या थी। ओरिजिनली अगर देखें तो कमीशन में वन इलेक्शन कमिश्नर थे, बट आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1989 के तहत इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और इलेक्शन कमीशन जो है आज के टाइम में आपको 2 इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 मेंबर बॉडीज है ये, क्लियर।
तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सच मेंबर जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनका फिक्स टेन्योर रहता है। क्लियर। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंटली अगर देखें तो 3 मेंबर बॉडी है ये। स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ये यानी कि हु इज द IAS रैंक ऑफिसर रहते हैं। क्लियर। उसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर जो रहता है कमिश्नर्स का उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा तो अपॉइंट किए ही जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को। इनका फिक्स टेन्योर रहता है 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स। उसके बाद ये सेम स्टेटस को एंजॉय करते हैं और सैलरी जो इनको मिलती है वो किसके कंपैरिजन रहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस रहते हैं उनके कंपैरिजन रहती है। क्लियर। तो ये भी आपसे वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं उनकी जो सैलरी है किसके इक्वलेंट है, डेट इज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके इक्वलेंट इनकी सैलरी है। रिमूवल की बात करें तो इनका जो रिज़ाइन है ये एनी टाइम रिज़ाइन दे सकते हैं और रिमूव जो है बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ देयर टर्म। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। सिमिलरली जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा वैसे ही इनका भी किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल की अगर बात करें तो जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी स्पेसिफाइड टर्म जो है मेंबर्स की वो नहीं डिफाइन की गई है। ठीक है। नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, हैज़ नॉट डिबेयर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ द बाय द गवर्नमेंट। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पावर्स रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज का, प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या जो वैलिड जो वोटर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग की जाती है अप टू डेट लिस्ट ऑल दी वैलिड वोटर्स। उसके बाद नोटिफाई किया जाता है कि क्या क्या शेड्यूल्स हैं, क्या क्या डेट्स हैं इलेक्शंस की। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है अप टू डेट लिस्ट ऑल दी वैलिड, ये तो सेम हो गया। और डिक्लेयर किया जाता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और फिक्स एंड लिमिट इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है इनके हाथ ही पावर रहती है। सिक्योरिटी नॉमिनेशन पेपर जो रहते हैं, सॉरी, स्क्रूटनी की जाती है नॉमिनेशन पेपर्स की। ठीक है। उनको जांचा जाता है और यहाँ पे सेटल डाउन किया जाता है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट रेफर भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दे सकते हैं। तो ये 2017 में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या ये 5 मेंबर बॉडी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बता रखा है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन का। क्लियर। इतनी डिटेल में चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्लीज़ गलत मत दीजिएगा। ठीक है। अगर आपने सही से वीडियो सुनी है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसॉल्व करते हैं डिस्प्यूट अगर रिलेटेड हो स्प्लिट्स एंड मर्जर जो रहते हैं रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर। तो ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 3 ओनली। क्लियर। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।